हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया था। उसमें हमने सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स का कुछ अध्ययन किया था। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो और जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनमें किस प्रकार से डिफरेंस होता है उसका अध्ययन हम आज करते हैं। जनरली देखिए, जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो या आपके प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनसे आकार में उनकी जो परमाणु आणविक त्रिज्या होती है वो अधिक होती है। ठीक है, चूँकि हम वर्ग में पीरियोडिक टेबल में वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ मतलब एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों का मान बढ़ता है। लेकिन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जब जाते हैं तो उसमें दोनों का जो तत्वों का जो आकार है वो लगभग बराबर होता है, क्योंकि उसमें लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में लेंथेनाइड्स के जो 14 तत्व आते हैं उनकी वजह से उसमें लेंथेनाइड संकुचन होता है, जिसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में भी किया था। अब देखिए, जनरली जो गुण होते हैं, तत्वों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके आकार पर निर्भर करती है। जैसे कि आयनन विभव है, विद्युत ऋणात्मकता है, घनत्व है, गलनांक क्वथनांक है, ये इत्यादि जो ये गुण होते हैं वो उनके आकार पर निर्भर करते हैं। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का आकार लगभग बराबर होता है, इसलिए उनके गुण भी काफ़ी हद तक बराबर होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हम एक साथ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्था। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनमें उच्च उपसहसंयोजन संख्या और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, वो अधिक स्थायी होती है। और प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो तत्व होते हैं उनकी तुलना में इसमें उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं उनमें +2 +3 ऑक्सीजन स्टेट स्थायी ज़्यादा होती है, और उनके जो आयंस हैं वो भी हमें स्थायी प्राप्त होते हैं। जैसे कि Fe2+ है, Cr3+ है, लेकिन हम Ru2+ और MO3+ नहीं देखते हैं। इसी प्रकार से कुछ कॉम्प्लेक्स आयन हैं, जैसे मोलिब्डेट MoO4 -, टंगस्टेट WO4 -, ये हमें मिलते हैं। और CrO4 जिसे क्रोमेट है, क्रोमेट जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसी प्रकार से परमैंगनेट है, वो भी प्रबल ऑक्सीकारक है, MnO4-। और जैसे आपके परटेक्नेट है और पररीनेट है, TCO4-, ReO4-, ये स्थायी आयंस पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे CrCl6 और CONH3 ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं उसमें इस प्रकार के स्थायी संकुल बनते हैं, जबकि इस प्रकार के संकुल जो है, कॉम्प्लेक्स जो है, वो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स के नहीं पाए जाते। इनमें कैसे यौगिक पाए जाते हैं? WCl6, ठीक है, ReF7, RuO4, ओस्मियम O4, प्लेटिनम F6, इस प्रकार के इसमें यौगिक पाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के यौगिक आपको प्रथम श्रेणी के जो तत्व हैं उनके यौगिक नहीं पाए जाते। और इसी प्रकार से जैसे कि मैंने पहले बताया था, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं अधिक स्थायी पाई जाती है। यहाँ पे उदाहरण मैंने इसमें दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
तो देखिए स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जब हम संक्रमण तत्वों के बारे में इनका अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। इस सिद्धांत के आधार पर ही जो यौगिक होता है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। हमने पिछली यूनिट में भी इसके बारे में कुछ अध्ययन किया था। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इससे पहले आई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो कक्षक ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें अतिव्यापन होकर के उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये बताया गया कि इसमें अतिव्यापन नहीं होता है। इनमें जो मेटल है, जो पॉजिटिव मेटल पर क्या है, पॉजिटिव वो धनायन है, और जो लिगेंड है उस पर ऋणायन है या उस पर डाइपोल है, मतलब द्विध्रुव है। तो धनायन और ऋणायन के बीच में एक आकर्षण होता है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब आयनिक रूप से आकर्षण होता है उसमें। ठीक है। अब जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, धातु के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड पर जो आवेश होता है, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। लिगेंड मेटल के नज़दीक आएगा आकर्षण की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, उन डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है, विपाटन हो जाता है। और अच्छा, अब बात ये आती है कि ये विपाटन होता कैसे है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे कि विपाटन क्या होता है। क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र में जो स्प्लिटिंग है वो डी ऑर्बिटल्स की किस प्रकार से होती है, इसका अध्ययन हम पहले करते हैं। तो स्प्लिटिंग, अब देखिए कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, टेट्राहेड्रल बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनते हैं जनरली। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है, मतलब अष्टफलकीय जो संकुल है उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स का विपाटन किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं। पहले तो हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो डी ऑर्बिटल्स में जो है 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कि इनकी जो ये डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये T2G कक्षक कहलाते हैं। जी का मतलब T2G, जी मतलब जीरेड, मतलब इनके जो है वो सिमेट्रिक होते हैं। ये जी का मतलब जीरेड मतलब सिमेट्रिक। अब इसमें आप देखिए जो एक्स वाई, डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल होता है वो उसमें जो पाली लोब्स हैं, इनकी लोब्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होती है। ये एक्स जेड में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होती है इनकी लोब्स, और जो वाई जेड है उसमें वाई और जेड के बीच में होती है। इसी प्रकार से डी एक्सिस वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं। ठीक है। और डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो मेटल आयन, जब ये मेटल जो है वो मुक्त अवस्था में, धातु जो है वो मुक्त अवस्था में होते हैं, तो उनके डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल समान होती है। ठीक है। और जब वो मेटल कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोई संकुल बनाता है, संकुल कब बनाएगा, जब उसमें लिगेंड उसके पास आएगा। तो यदि अष्टफलक कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड एक्सिस के ऊपर, मतलब अष्टफल को मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के ऊपर लिगेंड उस मेटल के नज़दीक आता है। तो जब जो है, जैसे मैंने यहाँ पे Ml6n+ एक कॉम्प्लेक्स लिया है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिखा रखी है और 6 इसमें लिगेंड है। अष्टफलक कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 6 लिगेंड इसके नज़दीक, मेटल आयन के नज़दीक आएंगे।
तो जैसे जैसे ये मेटल आयन के नज़दीक आते हैं तो मेटल आयन का जो के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें स्प्लिटिंग होती है। अब डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होगी तो डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होगी तो कैसे होगी ये देखते हैं। अब देखिए जो डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड ये तो एक्सिस के बीच में होते हैं इनके लॉब्स, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इनके जो लॉब्स होते हैं वो एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो लिगेंड क्या है, एक्सिस के जब इनके मेटल आयन के नज़दीक आएगा तो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल हैं जो कि अक्ष के ऊपर हैं उनमें क्या होता है कि इसके मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो ज़्यादा प्रतिकर्षण वहाँ होगा जहाँ पर कि डी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सिस के ऊपर होते हैं, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। और T2G वाले कक्षक, जिनमें कि लॉब्स एक्सिस के बीच में होता है उनमें डायरेक्टली प्रतिकर्षण नहीं होता है, एक्सिस के ऊपर प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसलिए उसमें प्रतिकर्षण कम होता है या कम अनुभव किया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें प्रतिकर्षण अधिक हुआ, देखिए जिसमें प्रतिकर्षण अधिक हुआ ईजी कक्षकों में प्रतिकर्षण अधिक हुआ तो ये ईजी कक्षक जो बेरी केंद्र होता है, मतलब जो इसका औसत ऊर्जा होती है डी ऑर्बिटल्स की, उससे इनका प्रतिकर्षण अधिक होने की वजह से इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो और जो T2G कक्षक हैं जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है वो उनकी औसत ऊर्जा से -0.4 डेल्टा नॉट हो जाती है। ठीक है, और जो ईजी कक्षक है उनकी ऊर्जा कितनी अधिक होगी, +0.6 डेल्टा नॉट हो जाएगी। ईजी और T2G कक्षकों के बीच का जो स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा नॉट बराबर 10 DQ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो गई तो ईजी कक्षकों की जो ऊर्जा है 3/5 डेल्टा नॉट की वृद्धि हो जाती है, मतलब 6 DQ बढ़ जाता है। और T2G कक्षक जो है वो उनकी ऊर्जा 2/5 डेल्टा नॉट या 4 DQ की कमी हो जाती है। तो अब इसमें विभाजन हो गया। अब जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के जो फीलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का जो बढ़ने का क्रम होता है वो हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार होता है। तो इसमें होता ऐसा है कि पहले मतलब जो लोअर एनर्जी में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जाता है और फिर हायर एनर्जी में जाता है। तो लोअर एनर्जी वाले में जाएगा, औसत से कम ऊर्जा वाले में जाएगा तो वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और जब हायर एनर्जी वाले में ईजी कक्षकों में यदि जाएगा तो उसमें जो एनर्जी है वो उसका अवशोषण होता है। तो कुल ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, मतलब अवशोषण हुआ उत्सर्जन हुआ, कुल ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, मतलब क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और अब दूसरा स्प्लिटिंग हम देखें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जो क्यूब होता है आपके, तो क्यूब के बिल्कुल केंद्र में तो मेटल आयन होता है और जो लिगेंड होता है वो आपके अल्टरनेट मतलब एकांतर कोनों के ऊपर लिगेंड होता है। तो लिगेंड और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनमें किसी भी एक्सिस के ऊपर प्रतिकर्षण डायरेक्टली नहीं हो पाता। ठीक है, अब इसमें जो प्रतिकर्षण डायरेक्टली नहीं होता
तो इसमें ईजी जो T2G ईजी कक्षक हैं उनमें